हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज जो है हम DSSB पीजीटी का जो है पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर है ये आपको टीजीटी के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे हम ये एनालिसिस करेंगे कि टीजीटी के अंदर आपको कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट वो टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि अभी जो है आपके हाथ में मेहनत है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना आप जो है अपना बेस्ट दोगे, उतना ही जो है आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो साथ में ही अगर आप अपने पेपर को खुद को एनालाइज करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएंगे और जो परीक्षा ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 149, अगर आप NS50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो 149 रुपीज़ में मिलेंगे। 15 मॉक टेस्ट आपको 149 रुपीज़ में मिलेंगे, यानी कि 150 रुपये में आपको 3000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे लास्ट टाइम पे, जितनी प्रैक्टिस उतना जो है आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो भाई अगर जिसका मन हो, जो चाहता है, जो देखना चाहता है, खुद को एनालाइज करना चाहता है, वो बिल्कुल जो है मॉक टेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो भाई अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पेपर पर आ जाते हैं कि जो बच्चे पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या करना है। ठीक है, उनको कैसे पीजीटी का तो हो गया, हम टीजीटी की बात कर रहे हैं कि जिनका टीजीटी का एग्जाम है उनको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि आपको जो है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट जो देखो, दो नंबर्स का निकलता है, एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर। अगर आपको पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नंबर को एज इट इज लिख देना है। क्या करना है, पॉजिटिव नंबर को ऐसे का ऐसा लिख देना है। जैसे यहाँ पर -28 ना बोल के वो कहता कि +28 का जो है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में। तो आप कैसे निकालते भाई, कैसे निकालते? सबसे पहले इसको हम किस में लिखते हैं? अगर मुझे +28 का निकालना होता तो सबसे पहले मैं इसका क्या लिखती, बाइनरी फॉर्म लिखती। बाइनरी में क्या, 1 2 4 8 16, ठीक है, 16 तक लेंगे, 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो 1 1 1 0 0, ठीक है। कितनी बिट हो गई, 5 बिट, और आपको लेनी कितनी है, 16, ठीक है। तो एक को ये लगा दी, 6 हो गई। अब 10 बिट और लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या किया, इस नंबर को +28 में लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ +28 देके बोलता तो आपका आंसर जो है ये होता, ठीक है। लेकिन अब बोला है -28 का, तो -28 के आगे और स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वो याद कर लेना। तो देखो, सबसे पहले जो है आपको नंबर को लिखना होता है बाइनरी में, और वो भी पॉजिटिव नंबर को। उसके बाद आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद उसमें +1 करके उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसमें कर दो +1, मैंने ये +1 कर दिया। तो भाई अब देख लो, एक सेकेंड, सॉरी, +1 से पहले जो है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो भाई। तो डबल 0 का क्या हो जाएगा, डबल 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0, बाकी पीछे सब जगह क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। कर दो, ये मैंने +1 ऐड कर दिया। अब मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, देखो 1 और 0, सॉरी 1 और 1 क्या होता है, 10 होता है, तो 0 आ जाएगी, 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 0, 1 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 0, ये 0, और पीछे सारे क्या हो जाएंगे आपके 1 1, 16 बिट तक, ठीक है। अब देख लो कहाँ मैच हो रहा है, 00 1 0 0, बस ये मैच कर लो, 00 1 0 0 00 1 0 0, देखो कहीं पर और नहीं आ रहा, 00 1 0 0, कहीं पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया भाई? देखो भाई, अगर आपको +28 दे, मतलब अगर आपको प्लस का नंबर दे और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले, तो आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म में लिखना है। जितनी बिट रिप्रेजेंटेशन बोली, 8 बिट बोली है, 12 बोली है, 16 बोली है, 20 बोली है, 22 बोली है, 28 बोली है, उतनी आपको पीछे उसके 0 लगा देती हैं, 0 लगा देनी है। क्योंकि 0 से हमें पता चलता है कि नंबर पॉजिटिव है, और 1 से मुझे पता चलता है कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि नंबर का पॉजिटिव होना, नंबर का नेगेटिव होना, वो उसकी LSB से पता चलता है या MSB से पता चलता है? कोई बताएगा
बताएगा मुझे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नंबर हमारा नेगेटिव है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, एमएसबी से या एलएसबी से। तो हमें क्या कहाँ से पता चलेगा, एमएसबी से। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लास्ट बिट होती है ना, लास्ट वाली, और जो आगे वाली होती है वो आपकी लिस्ट होती है एलएसबी, और जो पीछे वाली होती है वो आपकी एमएसबी होती है। तो एमएसबी बिट से हमें पता चलता है अगर लास्ट वाली बिट जो है 1 है, जैसे यहाँ पर लास्ट वाली बिट क्या है 1 है, तो मुझे पता चल रहा है कि नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर लास्ट वाली बिट अगर 0 होती तो मुझे पता चलता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी डिजिट से आपको ये पता चलेगा कि आपका नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। समझ में आया। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना। नेगेटिव नंबर को सिर्फ बाइनरी लिखना है, देन वंस कॉम्प्लीमेंट, देन +1, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में करवा रही हूँ ताकि जो है आपको टीजीडी वाले बच्चों को कुछ बेनिफिट हो इससे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच करना है आपको। बहुत ही इजी है, पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया था, ठीक है। अब देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। आपको ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये फीचर्स हैं, सॉरी ये टाइप्स हैं, फीचर्स नहीं, ये टाइप्स हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। और मैंने कई बार बताया टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग देखो, कई बार पढ़ाया है मैंने। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि एक टाइम पे ही एक से ज़्यादा जो है आप प्रोग्राम को कहाँ पर ले आते हो, मेन मेमोरी में, जिससे आपका जो सीपीयू की जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्या होती है, सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कई बार बताया मैंने, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो भाई मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा सी। अब देखो टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम शेयर करना। भाई देखो, जैसे अब मैं बोलूँ एक क्लास में मुझे जो है सभी बच्चों से मैं क्वेश्चन सुन रही हूँ, तो सभी को मैंने 5-5 क्वेश्चन दे दिए। तो अगर मैं और मेरी क्लास में है 20 बच्चे, ठीक है, तो मैं पहले बच्चे के पास गई, मैंने उससे 5 क्वेश्चन सुने, देन मैं सेकंड वाले के पास गई, फिर मैंने उससे 5 सुने, फिर मैं थर्ड वाले के पास गई, फिर मैंने उससे 5 सुने, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर ये करती कि मैं पहले वाले बच्चे से 1 क्वेश्चन सुनती, फिर मैं दूसरे वाले बच्चे से दूसरा, तो मैं जब पहले वाले बच्चे से 5 क्वेश्चन सुन रही हूँ इतनी देर में, तो 5 बच्चों का नंबर आ जाता, 3 से फिर तीसरा, 4 से फिर चौथा, 5 से फिर 5वां। तो मतलब जहां पर मैंने एक बच्चे के ऊपर इतना टाइम लगाया, वहीं पर आपने उतने ही टाइम में 5 बच्चों को जो है टाइम दिया। उससे क्या होगा कि भाई बच्चों का जो टाइम है वो जल्दी जल्दी आएगा, जिससे जो उनका रिस्पांस टाइम है उनको रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा कि भाई हाँ मैम तो जल्दी जल्दी सुन रही है, तो हमारा नंबर आने वाला है, नंबर आने वाला है। और एक सोचेगा अरे यार पता नहीं कितनी देर में इसका नंबर आएगा, मेरा तो लास्ट है, मेरा तो 20 रोल नंबर है, जब तक सुनते आएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो आपने भी कई बार स्कूल टाइम में ऐसा सोचा होगा। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो थर्ड का हो जाएगा बी, ठीक है। तो देख लो भाई। उसके बाद रियल टाइम, रियल टाइम में क्या होता है, जो मीटिंग टाइम कंस्टेंट है वो आ जाते हैं। और बैचेस क्या होते हैं, बैच देखो, बैच क्या होता है, जो सिमिलर टाइप की जॉब होती है। लाइक मुझे प्लस करना है तो मैंने प्लस के सारे प्रोग्राम एक में डाल दिए, मुझे माइनस करना है तो माइनस के सारे प्रोग्राम एक में डाल दिए, तो बैच बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सीपीयू एक बैच को जो है करेगा, उसके बाद ही दूसरा बैच को वो है एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, हमारा जो सीपीयू का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो सीपीयू जो आइडल है वो बहुत ज्यादा रह रहा था, इसलिए फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। अगर आपने जो है टाइप्स वाला जो है बहुत अच्छे से किया, और मैंने बहुत अच्छे से टाइप करवाई है, तो भाई आपको ये क्वेश्चन देखते ही बनने वाला है। तो देख लो भाई कहाँ पर क्या आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ यानी कि डी, सेकंड का हो जाएगा सी, थर्ड का हो जाएगा बी, और फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। डी सी बी ए कहाँ पर है भाई, डी सी बी ए। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाई। जो इंफॉर्मेशन होती है हर एक प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पर मेंटेन की जाती है, कहाँ पर मेंटेन करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीसीबी। क्या यूज़ करते हैं, पीसीबी। पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें आपका स्टैक, प्रोग्राम काउंटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आपका ये बताता है कि प्रोसेस की स्टेट क्या है,
करंट प्रोसेस कौन सी है, सारी चीजें ये बताता है। तो पीसीबी एक ऐसी प्रोसेस है जहां से हम हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ था ही नहीं भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोल रहा है कि भाई ये आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। बोल रहा है कि इनके बीच इन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज टू रिजॉल्व द डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सीपीयू और अर्थमेटिक का, कौन करवाएगा। देखो अर्थमेटिक एएलयू तो जो है आपका सीपीयू के अंदर जो है एक वो होता है, ठीक है, सीयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होती है। भाई ये थोड़ी ना करवाते हैं, कौन करवाता है, इंटरफेस करेंगे भाई। इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, अगर आपने 30 डेज क्रैश कोर्स किया है तो उसके अंदर मैंने जो है माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया था, और मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम आईओ को और सीपीयू को जब करवाते हैं तो वो किसका काम होता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटरफेस यूनिट। तो भाई अगर आपको क्वेश्चन देखते ही नहीं बन रहा तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बड़े बड़े हैं, दिखाई दे रहा है ना साइज। विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन तो आप मेरे ख्याल से बचपन से, यानी कि जब से आपने कॉलेज टाइम में जब से आप पढ़ते आ रहे होगे कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है मशीन, वो कौन ट्रांसलेट करता है। तो असेंबली को कौन करता है भाई, असेंबलर। कौन करता है, असेंबलर करता है। ठीक है, और जो आपके कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, कंपाइलर जो है आपका C++, जावा, लेकिन जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर कौन क्या करता है, पाइथन। पाइथन में जो हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, मतलब हम कंपाइलर यूज नहीं करते, वहां पर हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज थी तो आंसर हो जाएगा असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। हर एक क्वेश्चन जो है वो करवाया हुआ है। थ्रूपुट की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है तो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है पर यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रही हैं, वो आपका क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन देखो भाई, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन n बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन। जो n बिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑपरेशन, ऑपकोड को। देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑपरेशन अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म। तो कंप्यूटर जो है वो कितनी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, n बिट है। तो भाई आपको पता है कि भाई बिट है तो 0 और 1 की फॉर्म में होंगे, तो हमेशा जो है मोस्टली 2 की पावर n जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर तो कर दो भाई, इतना तो करो, है ना। और अब देखो भाई, आपको अरेंज करना है आपको नॉर्मल दे दी। आपको पता है कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी होती है आपकी बिट। ठीक है, फिर होती है आपकी निबल, फिर होती है आपकी बाइट, फिर होती है आपकी किलोबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, फिर होती है गीगा। ठीक है, गीगा के बाद टेरा। ठीक है, टेरा के बाद जो है पेटाबाइट। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्साबाइट, फिर जेटा, फिर योटा, ये होता है। तो देखो बिट क्या होगी 2, निबल क्या हो गई 4, बाइट क्या हो गई, बिट 0 और 1 हो गई, निबल क्या हो गई 4, बाइट क्या हो गई 8, किलोबाइट हो गई 2 की पावर, यानी कि 1024 बाइट, है ना। ये 2 की पावर 10 भी कह सकते हो भाई, और 2 ये भी बोल सकते हो। ठीक है, एम भी हो गया 2 की पावर 20, जी भी हो गया 2 की पावर 30, टी भी हो गया 2 की पावर 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। ठीक है, तो इसने बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, असेंडिंग बोलता तो हम जो है ऊपर से लगाना शुरू करते। अब यहाँ पर देखो आपको जो है बिट नहीं दे रखा, बाइट नहीं दे रखा, किलोबाइट नहीं दे रखा, किलोबाइट तक नहीं दे रखा। आपका स्टार्ट हुआ है मेगाबाइट से, गीगाबाइट से, टेराबाइट यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो देखो गीगाबाइट हो गई आपकी 2 की पावर 30, मेगा हो गई 2 की पावर 20। ठीक है, उसके बाद जो है पेटा हो गई 2 की पावर 50, एक्सा हो गई 2 की पावर 60। ठीक है, जेटा हो गई 2 की पावर 70 और योटा हो गई 2 की पावर 80। अब ज़्यादातर बच्चों ने सोचा होगा कि जेड जो है वो योटा के बाद आएगा, नहीं भाई, जेटा के बाद योटा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे बड़ी किसकी है, योटा की, फिर जेटा की, फिर एक्सा की, फिर पेटा की, फिर गीगा और फिर
जो है आपका मेगाबाइट आएगा। समझ में आया भाई? क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है? और ये अपने अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि क्या पता आपसे नेक्स्ट असेंडिंग पूछ ले, डिसेंडिंग पूछ ले, तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द माइनर्ड वैल्यू इन द फॉलोइंग, इसमें से जो माइनर्ड वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्टेंट। क्या होता है, ये सब्ट्रैक्टेंट होता है। और जो ये पीछे वाला होता है फ्रॉम के साथ वाला, ये आपका माइनोड होता है। तो सब्ट्रैक्टेंट यहाँ पर है 0 1 1 0 0 बेस 2, और यहाँ पर माइनोड की वैल्यू दे रखी है 1 0 1 1 0 0। तो ये आपका माइनोड है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें पूछा था माइनोड की वैल्यू क्या है, तो माइनोड आपका ये है, तो माइनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 1 0 1 1 0 0, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो अगर आपको बताना है तो उसके लिए आपको जो है सब्ट्रैक्टेंट का 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद माइनोड में जो है हम इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद अगर MSB आपकी 1 होती है तो आपका नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, LSB अगर आपकी पॉजिटिव होती है तो नंबर आपका नेगेटिव होगा। करके देख लो, सब्ट्रैक्टेंट को 2's कॉम्प्लीमेंट करो तो 0 0 1 1 0 0 1, तो 2 3 5 और 2 7, और ये कितनी है 6, तो एक और 1 लगा दो, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, तो अगर 2's को करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी, इसका तो मैंने अभी 1 कॉम्प्लीमेंट किया, 2's कॉम्प्लीमेंट करो तो 1 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 इसके बाद है 0 0 1 1, तो ये आ गया भाई आपका, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो ये 1 0 1 1 0 0, तो 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है भाई। तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 0 0 और लास्ट में जो है आपका 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉर्मल आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्टेंट होता है, ये माइनोड होता है। सब्ट्रैक्टेंट का आप 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इस माइनोड में जो है वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर MSB 1 है तो नंबर नेगेटिव होगा, MSB 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये पेपर करवाऊं, ताकि जो है आने वाला TGT पेपर में आपको ये पेपर जो है काफ़ी मदद जो है करे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का जो फंक्शन है वो क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है अभी आपका कई बार बता चुकी हूँ। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो आपकी प्रोसेस के नेक्स्ट एड्रेस को जो है वो स्टोर करके रखता है, तो इट होल्ड द एड्रेस ऑफ प्रीवियस, नहीं भी प्रीवियस का नहीं रखता, नेक्स्ट का रखता है। करंट बोल रहा है, करंट भी नहीं होगा। होल्ड ऑपरेंड एड्रेस ऐसा कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्ट देखते ही आपने कर दिया होगा। विच कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट नर्वस सिस्टम, कंप्यूटर का जो है नर्वस सिस्टम की तरह कौन काम करता है, नर्व्स जो होती हैं तो कौन करता है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये आपका जो है कंप्यूटर है, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपके आउटपुट हो गए, और ये आपका CPU हो गया। अब CPU में क्या क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, ये आपके एज ए नर्व सिस्टम का काम करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई। 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा इनपुट कमांड इन इनपुट आउटपुट कमांड। तो बोल रहा है कि क्या फंक्शन होगा डेटा इनपुट कमांड इन इनपुट आउटपुट कमांड, क्या होगा भाई। It calls the interface to respond by transferring data bus into one of the register to check status condition in the interface and peripheral. It calls the interface is respond by transferring data from one register to bus, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, फंक्शन डेटा इनपुट कमांड टू इनपुट आउटपुट कमांड, तो यहाँ पर जो है इंटरफेस की, तो इट कॉल्स द इंटरफेस, ठीक है। रिस्पॉन्ड बाय डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक रजिस्टर से जो है दूसरे रजिस्टर टू बस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ दिस नॉट अ कंडीशन ऑफ रिसोर्स डेडलॉक, डेडलॉक के होने की कंडीशन कौन सी नहीं है। मैंने हमेशा कहा है डेडलॉक होगा तो आपकी 4 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट,
नो प्रियम्पशन, और लास्ट वन है आपकी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, ये 4 कंडीशन होते हैं। अगर ये 4 कंडीशन अगर हैं तो आप कह सकते हो कि आपके सिस्टम में जो है वो डेडलॉक है। ठीक है, सर्कुलर वेट है तो ये तो होगी नहीं क्योंकि पूछा है नॉट, ये कौन सी नहीं है। ठीक है, प्रियम्पशन, अब देखो यहाँ पर नो प्रियम्पशन होता है, आपका प्रियम्पशन नहीं होता। प्रियम्पशन और जो है नॉन प्रियम्पशन तो एक अलग चीज है, जो फोर्सफुली हम प्रोसेस को हटा देते हैं, वो सारी चीजें। डेडलॉक के लिए नो प्रियम्पशन होना चाहिए। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में? क्या होता है, हम रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते, एक टाइम पे प्रोसेस एक ही सेक्शन को करती है। होल्ड एंड वेट होता है, नॉन जो है शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन प्रियम्पशन जो है वो नहीं होता, नो प्रियम्पशन होता है यहाँ पर। अगर आपको याद हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन नहीं बोलोगे, आपके माइंड से, मुंह से निकलेगा ही नो प्रियम्पशन। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब ज्यादातर बच्चे जो है क्या पता सी ऑप्शन लगाए हो कि भाई प्रियम्पशन तो हमने देखा था और ये नहीं देखा है ना, कर दिया होगा, कई बच्चों ने ऐसा करामात। अब देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3564 प्लस 323232। अब इसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो इससे सबसे बेस्ट है आप देखो ऑप्शन देखो भाई। ऑप्शन में ये देखो कि भाई इसका बेस 8 है, इसका बेस 4 है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेस जो है वो 16 बन जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, अब ऐड करने के लिए हम इसको भी 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी 16 में, ताकि रिजल्ट तो हमें 16 में ही मिले। अब मैं पहले इसको 8 में करूंगी, फिर इन दोनों को ऐड करूंगी, फिर 16 में चेंज करूंगी, इससे अच्छा मैं इनको पहले ना 16 में चेंज कर लूँ। तो 4 को क्या लिखते हैं 0100। मैं ये मान के चल रही हूँ कि भाई ये आपने अच्छे से याद कर रखा है कि भाई 6 को क्या लिखा जाता है, 5 को क्या लिखा जाता है, 3 को क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो 3 को 11, क्योंकि 4 है तो 2 बिट की फॉर्म में होगा। 2 को लिखेंगे 10, फिर जो है 3 है 11 2 3 2 3 2, तो 3 2 3 2 4 6 5 3 है ना, तो 2 4 2 6 2 8 2 10 12 होने चाहिए भाई। क्या गलती हो गई? 3 2 3 2 3 2। सॉरी भाई, ये जो है जो 8 होता है उसमें 3 बिट होती है, मैंने 4 बिट लिख दी, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। रुको फिर से करते हैं। ठीक है, मैं भी सोचूं कि क्या दिक्कत हो गई। अब देखो 4 को क्या लिखेंगे 100, 6 को क्या लिखेंगे 110, 5 को क्या लिखेंगे 101 और 3 को क्या लिखेंगे 011। ठीक है, क्योंकि वो 4 वाला हम 16 बिट वाला लेते हैं, 4 के पेयर 16 में बनते हैं। ठीक है, मैंने गलती से कर दिया। अब 3 को लिखेंगे 2 बार 1, 2 को लिखेंगे 1 और 0, फिर जो है 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ऐड ही तो बोला है, तो 0 0 0 1 1 1 1 1 10 बन जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0 और एक और 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर एक और, तो यहाँ पे अगेन 1, फिर यहाँ पर 0, फिर जो है यहाँ पर 0, फिर जो है 1 0 और यहाँ पर 1, फिर अगेन 1, फिर जो है फिर से 1, फिर से 0 और फिर से ये। ठीक है, तो ये बनी। अब 4 के पेयर बना दो, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, और यहाँ से आपका तो फिर यहाँ से ये वाला जो है, ठीक है, और ये वाला, और इसके पीछे 3 0 लगा देंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 0 1 1 0 क्या हो जाएगा 6, 0 1 1 0 क्या हो जाएगा 6, और 0 0 1 0 क्या हो जाएगा 2, और इसका बेस क्या आ जाएगा 16। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 15 क्वेश्चन। हाउ मेनी बोल रहा है कि इतनी बिट रैम चिप आर नीडेड प्रोवाइडेड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ दिस, तो सीधा डिवाइड कर दो। इतनी मेमोरी कैपेसिटी के लिए बोला है तो 128K इंटू 1 बाइट। ठीक है, और ये जो है क्या है बिट के अंदर है, तो 16K इंटू 1 बिट। अब ये बिट है और ये बाइट है, तो इस बाइट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बिट में कर देंगे, 8 बिट हो जाएगा है ना।
तो 16 8 जा के से के 8 हो जाएगा। और जो है मैंने यहाँ पर 8 लगा दिया, क्यों? क्योंकि बाइट था, हमें बिट में करना है, तो 8 8 64। तो कितनी बिट हो जाएंगे? 64। तो आपका आंसर हो जाएगा 64। बस, और कुछ नहीं करना था आपको, बस ये बताता था कितनी जो है मेमोरी चिप होंगी। ठीक है, इसके बाद 16 क्वेश्चन देखो, अगेन मैचअप करना है आपको। मैचअप में क्या बताना है? डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डेडलॉक कहाँ होता है? तो सीपीयू शेड्यूलिंग में शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग में आपका क्या होता है? शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट होता है। ठीक है, और आपका पेज रिप्लेसमेंट में पेज रिप्लेसमेंट में आपका एलआरयू होता है। ठीक है, एलआरयू होता है कि नहीं होता? 3 कंडीशन होती है ना, फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, यही होता है। ठीक है, उसके बाद डेडलॉक में जो है आपका एक होता है, 4 कंडीशन होती हैं जिससे हम डेडलॉक को अवॉइड करवा सकते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडनेस के अंदर आपका बैंकर्स एल्गोरिथम आता है। तो डेडलॉक में क्या आ गया? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट का सी, सीपीयू शेड्यूलिंग का जो है आपका आ जाएगा, हाँ, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का पेज रिप्लेसमेंट का, थर्ड का डी, और फोर्थ का हो जाएगा आपका बी। तो भी देख लो, सी, ए, डी, बी, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, काफी सारे होते हैं, तो भाई दोनों ही होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दिस? आपको इसका प्रोडक्ट करना है। सबसे बेस्ट है कि भाई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और नंबर लिखो और आप बताओ कि क्या, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे भाई? 1 0 1 1 0 है और 1 0 0 1 1 है। तो देखो 1 2 4 8 16, तो जिस जिसके नीचे 1 है वो ऐड कर दो। 16 और 4 20, 20 और 2 22। ठीक है, 20 और 2 22। तो किस किस के नीचे 1 है? इसके नीचे और इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 4 8 16, किस किस के नीचे 1 है? 16 के नीचे 1 है, 16 में 2 ऐड हो जाएगा 18, और 18 में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? 19। तो 22 और 19 की मैंने मल्टीप्लाई की, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 और 22, तो 8 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया? 418। अब 418 को लिख दो बाइनरी में, बस आपको कुछ नहीं करना। 418 को बाइनरी में लिखो, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 और 512। 512 लेंगे नहीं क्योंकि 418 से ज़्यादा है, 256 ले लो, 256 के नीचे 1, फिर 128 ले लो। तो 418 में से 418 में से 256 माइनस करो, तो 2, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गया 1, 162 बच गया। 162 फिर 128 करो, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, तो इसके नीचे 1। अब 64 तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? 0। 32 आ जाएगा, 32 के नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि 34 से बड़ा होता है, तो 2 बच गया, तो इसके नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और ये 1। तो ये जो है ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? 418 की। ऑप्शन देख लो भाई, 11 0 1 0 0 1 0, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when bus grant bg is equal to 1 और direct memory access है transfer, then what the output read line and write line perform? तो क्या रीड करेगा? रीड लाइन एंड राइट लाइन एक्ट एज ए आउटपुट लाइन। जो रीड और राइट लाइन है वो एज ए बिहेव करेंगे आउटपुट लाइन के फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये 6 में से माइनस कर दो, 1 5 4 3, तो क्या आ जाएगा? 3 2 1 5, तो 5 1 2 3, तो आपका यही आंसर है, यही आंसर है भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेट स्टेट? बोल रहा है कौन सी कंडीशन नहीं है जब आपकी प्रोसेस रनिंग से कहाँ चली जाए? वेट में, जो है वेटिंग स्टेट में वापस चली जाए। तो इफ ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जब आपकी प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए जो रिक्वेस्ट करती है, तो आपकी प्रोसेस जो है वो वेट में चली जाती है कि नहीं जाती? भैया आपकी प्रोसेस ये रनिंग में है, तो ये जो है आपकी कहाँ चली जाएगी? वेट में चली जाएगी, जिसको आप ब्लॉक या वेट स्टेट कहते हैं। भी इसको इनपुट आउटपुट यूज करने, तो ये यहाँ गई।
तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसने पूछा नॉट। अगर पूछता है कि कौन सी कंडीशन है तो आपका आंसर जो है हो जाता है, ये सही है, ठीक है। इफ अ प्रोसेस वेट फ्रॉम सम एक्शन परफॉर्म्ड बाय अनदर एक्शन, वेट आपकी प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है, कुछ एक्शन जो है आपके परफॉर्म किए जा रहे हैं दूसरी प्रोसेस के थ्रू, तो ये भी सही है। हायर प्रायोरिटी, अगर किसी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो भी जो है आपकी प्रोसेस को जो सीपीयू यूज कर रही है उसको वापस जाना पड़ेगा। अगर लोअर प्रायोरिटी आ जाती है तो कोई केस नहीं है कि आपकी प्रोसेस जो है वो अपनी स्टेट को छोड़ के कहीं और चली जाए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, क्योंकि नॉट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको जो है फीफो पेज रिप्लेसमेंट लगाना है। 3 पेज है, 3 का पेज फ्रेम है, आपके पास वैल्यू दे दी 3 4 2 3 9 1 6 3 4 और 9। बना दो भाई, फीफो बना दिया। 3 का है तो 1 2 3। सबसे पहले आया आपका 3 4 2, ठीक है। पेज फ्रेम कितने हो गए 3। फिर आया आपका 3, पेज हिट कर गया। फिर आया 9, तो पेज फॉल्ट हो गया। सबसे पहले क्या आया था 3, 3 को हटा दो 9 डाल दो, पेज फॉल्ट कितने हो गए 4। फिर आया 1, जैसे ही 1 आया पेज नहीं है, किसको हटाएंगे 4 को, 4 को हटाया 1 डाल दिया, ठीक है। पेज फॉल्ट कितने हो गए 5, ठीक है। फिर आया आपका 6, जैसे ही 6 आया, मेमोरी में है क्या नहीं है, तो 2 को हटा के 6 डाल देंगे। अगेन पेज हिट किया, क्या हो गए 6। फिर आया आपका 3, ठीक है। जैसे ही 3 आया, पेज है क्या नहीं है, किसको हटाएंगे इसको, 3 डाल दिया, पेज हिट कितने हो गए फॉल्ट 7। फिर आया आपका 4, 1 को हटाया 4 डाला, पेज फॉल्ट कितने हो गए 8। फिर आया 9, 6 को हटाया 9 डाला, पेज फॉल्ट कितने हो गए 9। तो टोटल पेज फॉल्ट जो है वो आपके कितने होंगे भाई 9 जो है वो पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है। कितने पेज फॉल्ट होंगे 9 होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन सिक्वेंशियल सर्किट इनिशियल आउटपुट, इनिशियल जो है वो आपको Q1 और Q0 की जो वैल्यू है वो आपको 0 और 0 दे रखी है और आपको नेक्स्ट वैल्यू बतानी है Q1 और Q0 की। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 1 1 0 और 0 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्री लिस्ट कंटेन 3 मेमोरी एरियाज, साइज है 6 KB 15 KB 12 KB, नेक्स्ट 3 मेमोरी रिक्वेस्ट 10 2 और 14, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन स्ट्रेटेजी वुड एबल टू अकोमोडेट ऑल 3 रिक्वेस्ट, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर जो है यूज करें और वो सारी की सारी उसको फुलफिल कर दे, ठीक है। तो देखो भाई, आपके पास ये है, आपके पास ये है, ठीक है। आपके पास एक जो मेमोरी ब्लॉक है वो 6 KB का है, एक जो है वो 15 KB का है और एक जो है वो 12 KB का है, ठीक है। अब ये है आपके पास मेमोरी। अब हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। अब आपको जो है सबसे पहले 10 KB देनी है, ठीक है। 10 KB देनी है, तो अगर मैं फर्स्ट फिट यूज करूँ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहला जो ब्लॉक मिलेगा उसी को दे देगा। तो भाई जैसे 6 आया, 6 तो 10 से क्या है छोटा है, तो 10 6 को तो नहीं दे सकते, हम किसको देंगे, फर्स्ट में जो पहला मिल जाएगा उसी को दे देगा। तो 15 मिल गया, तो इसने क्या कर दिया 10 इसको दे दिया और 5 KB यहाँ पर फ्री हो गई, ठीक है। फिर आया आपका 2 KB, जैसे ही 2 KB आया, ये क्या करेगा, जो पहला क्या था आपका 6 था, तो ये 2 KB इसको दे देगा, ठीक है। 2 KB यहाँ से दिया, तो आपके पास 4 KB यहाँ से फ्री हो गई। तो जैसे ही 14 KB आया, तो क्या 14 KB एलोकेट कर सकते हो, नहीं भाई, यहाँ पे 5 KB फ्री है, यहाँ पे 4 KB और यहाँ पे 12 है, 14 तो एक साथ है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम यूज नहीं कर सकते फर्स्ट फिट, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर वर्स्ट की बात करूँ, तो वर्स्ट फिट आपका क्या कहता है, जो सबसे बड़ा मेमोरी ब्लॉक होगा वो सबसे पहले एलोकेशन उसी को दे देगा। 6 KB है, 15 है और आपका 12 है, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है आपका 10 आया, तो वर्स्ट फिट कहता है कि जो सबसे बड़ा होल है मैं उसको दूंगा। तो सबसे बड़ा होल इन तीनों में क्या है 15 KB है, तो इसने सीधा 10 जो है इसको एलोकेट कर दिया। फिर 2 वाले को ये जो है ये 12 वाला एलोकेट कर देगा जो इससे बड़ा है, ठीक है। तो फिर 14 आया, तो 14 को ये भी नहीं एलोकेट कर पाएगा। तो हम ना बेस्ट यूज कर सकते, सॉरी ना हम फर्स्ट यूज कर पा रहे हैं, ना ही हम वर्स्ट यूज कर पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्स्ट केस, सॉरी बेस्ट की, है ना। तो बेस्ट फिट की बात करें तो ये आपका 6 KB, ये 15 KB और ये आपका 12 KB। तो बेस्ट फिट आपका कहता है जो उसके मैच का होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, वो उसको जो है असाइन करेगा वैल्यू। तो सबसे पहले आया 10 KB, तो इसने देखा 6 KB के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, जिससे को नहीं दे पाएगा, ठीक है। 15 से देखा भी हो जाएगा, लेकिन मेमोरी वाले को देखा तो 12 KB जो है इसके साइज से थोड़ा सा ही बड़ा था, तो भाई ये मैंने कहा ना उसके आसपास वाले को ही देखा। तो भाई इसने क्या किया 10 KB इसको दे दी। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, 10 KB इसने इसको दे दी, 2 KB यहाँ पर फ्री हो गई, ठीक है।
फिर आया 2 KB, जैसे ही 2 KB आया ये देखिएगा भाई कहाँ पर जो है मेरे पास मेमोरी, ये 2 KB फ्री है, ये इसको दे देगा। फिर आया 14 KB, 14 KB किसको देंगे, 6 वाले में तो आएगा नहीं, 15 वाले में 14 KB आप दोगे तो 14 KB यहाँ पर दे दे और 1 KB यहाँ पर फ्री रहेगा, तो इतनी मेमोरी फ्री रह गई। लेकिन तीनों के तीनों ब्लॉक किस में दिए गए, बेस्ट फिट में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट देखते ही बता देते कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन BCD। BCD में बतानी है। देखो BCD नंबर होता है आपका 0 to 9, लेकिन जैसे ही 10 आ जाए तो 10 के अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ BCD में तो 4 बार 0, 0 को हम 4 बार 0 और 1 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये जो है BCD की रिप्रेजेंटेशन है 10 की। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 जो है वो आपका बाइनरी में हो जाएगा, जो 16 बिट हम लेते हैं, हेक्साडेसिमल करते हैं, वहां पर हम 10 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर BCD की बात करें तो 10 को हम ऐसे लिखें, क्योंकि BCD में हम 0 से लेके 9 नंबर ही लेते हैं, उससे ज़्यादा जो है फिर हम वापस से 0 और 1 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारे के सारे जो हैं आपके 10 से छोटे हैं, तो 9 को क्या लिखोगे, 9 को लिखोगे 1 0 0 1, 8 को लिखोगे 1 0 0, 5 को लिखोगे 1 0 1 1 0 1 और 4 को लिखोगे 0 1 0 0। तो देख लो कहाँ पर मैच कर रहा है ये आंसर। देखो लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं होगा, लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे लास्ट में 0, तो 0 1 3 बार 0। ठीक है, फिर आपका 1 0 1, फिर 1 0 और फिर 1 0 0, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बस बहुत ही इजी था, इतने इजी क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चन थे, अगर किसी को हल्की फुल्की भी नॉलेज थी ना तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी ऐसा कुछ कर। स्टेटमेंट ऑफ सेमाफोर, सेमाफोर से रिलेटेड क्या जो है यहाँ पर सही है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर। क्या हम इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, 20-20 के सेट है भाई ये। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑर्डर। अब पहला बोल रहा है कि गेट इन विच, कल ही मैंने आपको डिजिटल पढ़ाया था और डिजिटल में मैंने डिजिटल के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। ठीक है, अगर इसलिए मैं डिजिटल क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। गेट इन विच लॉजिकल गेट इज हाई, जो आपकी जो इनपुट है वो क्या है, हाई है। ठीक है, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी, हाई। तो ये किस केस में होता है, जब दोनों इनपुट हाई हो तभी आपको हाई मिले, तो ये आपका एंड गेट में होता है। आपने देखा ना 0 0 पे 0 0 1 पे 1, सॉरी 0 1 0 पे 0, सिर्फ एक ही केस जहां पर दोनों इनपुट हाई होंगी देन ही आपका एंड गेट। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, ये नोर है, ये नैंड है, ये नोर है, डायरेक्ट जो है एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाउ बाइट इज नोन एज, मैंने जस्ट बताया बाइट क्या होती है, आपकी बाइट क्या होती है 8 बिट, और क्या होती है 4 बिट आपकी निबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर निबल आ गया, और जो ए फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट फॉलो द इनपुट व्हेन ट्रिगर्ड, तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखो द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन आपको बतानी है, इसको मिनिमाइज करना है। जब आप इसको मिनिमाइज करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ए बार सी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ से ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो DTCL की आपको फुल फॉर्म बतानी थी। DTCL की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या होती है, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको के मैप बनाना है। ठीक है, के मैप बनाना है, तो भाई आपको पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6, ये 8, ये 9, ये 11, ये 10, ये 12, 13, 15 और 14, यही होती है। तो कहाँ कहाँ पर 1 है, 0 के नीचे 1 है, 0 पे 1 है। ठीक है, उसके बाद 5 पे 1 है, और उसके बाद जो है आपका 6 पे 1 है। ठीक है, और उसके बाद आपका 15 पे 1 है, तो टोटल कितने हैं 5। तो 0 को क्या लिखते हैं, आपका जो है SOP फॉर्म है, SOP है, तो क्या करेंगे A बार B बार C बार D बार। 3 को क्या लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 0 0 1 1, तो क्या हो जाएगा A बार, सॉरी अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो ये AB है ना, ये आपका ऊपर है, आपका क्या है ऊपर है, तो यहाँ पर जो है AB के ऊपर बार नहीं आएगा, C बार और D बार क्यों, क्योंकि ये जो है ये आगे वाली ये आपका C और D है, क्योंकि CD नीचे है। ठीक है, फिर 5 को क्या लिखते हैं 0 1 0 1, तो ये 0 1 0 1, तो आपका वही हो जाएगा C बार D A बार D, यही हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0 1, तो क्या हो जाएगा C बार D A बार D, कॉमा नहीं आएगा भी इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद देखो सॉरी A बार B,
अब 6 को क्या लिखते हैं 0 1 1 0, तो 0 1 क्या हो जाएगा अगेन C बार D, और ये क्या हो जाएगा A B बार, ठीक है। उसके बाद 15 को क्या लिखोगे A B C D, ये मैच करेगा आपका C ऑप्शन में, बस यही आंसर है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, तो भाई देखो ये 0 0 है, ये 0 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सी डी के नीचे बार ए बी के नीचे बार। अब ये 0 0 है और यहाँ पर 1 1 है, तो सी बार डी बार हो जाएगा, और ए बी के नीचे क्या है 1 1 है, तो ए बी जो है वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ए बार बी बार सी बार और डी बार, जैसे आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पे 0 1 है, 0 1 का मतलब है सी बार डी। फिर यहाँ पे देखो 0 और 1, तो यानी कि ए बार बी। फिर देखो अगेन 0 1 है, तो भाई सी बार डी, और यहाँ पर क्या है आपका 1 0, यानी कि ए बी बार, तो ये हो जाएगा ए बी बार, ठीक है। फिर देखो ये हो गया, फिर ये एक 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी, समझ में आया, तो सी ऑप्शन क्लियर है भाई। ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई, ठीक है। वाई की आउटपुट बतानी है जब आप इसको सॉल्व करोगे ना। देखो यहाँ से ए गया, ठीक है, यहाँ से ए गया, यहाँ से आपका बी गया, ठीक है, और यहाँ से आपका सी है, तो यहाँ से एंड गेट लगाया, तो एंड गेट में आपका डॉट हो जाए तो बी सी हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी बी सी, ठीक है, प्लस कर देंगे क्योंकि क्या है और गेट है। उसके बाद देखो यहाँ से आपका बी गया, और यहाँ से आपका ए गया, और यहाँ से आपका हो गया सी बार, क्योंकि नोट लग गया ना, तो क्या हो गया बार हो गया, नोट हो गया। अब मैं इस पे एंड गेट लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा ए डॉट सी बार, और इस पे और गेट लगाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बी प्लस ए सी बार, और जब ये फाइनल आउटपुट हो जाएगी तो ए प्लस बी सी बी प्लस ए सी बार, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर होगा ये, ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 12th देखो, डेसिमल टू बाइनरी कोडेड एनकोडर। बाइनरी कोडेड एनकोडर कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट होंगी, ठीक है। बाइनरी कोडेड एनकोडर है और हैव इनपुट एंड आउटपुट, तो भाई 10 इनपुट होंगी और 4 आउटपुट होंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है। डेसिमल है तो भाई 10 ही होती हैं। नेक्स्ट देखो, लॉजिकल गेट इज नोन एज, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, नैंड और नोर गेट होते हैं। नैंड गिवन नहीं है तो सॉरी नोर गिवन नहीं है तो नैंड हो जाएगा। लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट वन इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाए आपका आंसर हो जाना चाहिए डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक इनपुट लेगा और मल्टीपल आउटपुट देगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और डेटा सिलेक्टर किसको कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर को, ठीक है। और डेटा डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर को। ये चीज याद कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो ग्रे कोड, ग्रे कोड की रिप्रेजेंटेशन है 27 को आपको पहले बाइनरी में लिखना है, देन ग्रे कोड में चेंज करना है, ठीक है। ग्रे कोड आपका मिनिमाइजेशन एरर कोड होता है जिसको आप के मैप में भी यूज करते हो। 27 को लिखो 1 2 4 8 16, 32 लेंगे नहीं क्योंकि 27 से बड़ा है। 16 का क्या हो जाएगा 1, 16 और 8 24, 4 नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 24 हो जाएगा, हमें चाहिए 27, तो 24 तो हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 1, ठीक है। तो ये जो है आपका 27 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसका मैं जो है ग्रे कोड क्या कहता है, ये वाला नंबर एज इट इज, और बाकी जितनी भी डिजिट है सभी के बीच में क्या कर दो, एक्सोर कर दो भाई। 1 1 का एक्सोर 0, 1 और 0 का एक्सोर 1, फिर क्या है भाई, मैं तो एक सेकेंड फिर से लिखती हूँ, 0 चक्कर समझ नहीं आ रहा। 1 1, 16 और 8 24, और फिर 0, फिर 2 बार 1, ठीक है। तो ये आपका 1 एज इट इज आ गया। 1 1 का एक्सोर करेंगे 0 हो जाएगा, 1 और 0 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 और 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 का करेंगे 0 आ जाएगा। तो 1 0 1 1 0, तो 1 0 1 1 0, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता है टीजीटी में ही पूछ ले, ग्रे कोड से बाइनरी में करो, तो ग्रे से अगर बाइनरी में करते हैं तो अगर मुझे इसी का करना हो 1 1 0 1 1, तो भाई ये आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर जो एक्सोर होगा वो ऐसे होगा, जो आउटपुट है और इनपुट है उसका, तो 1 1 का 0, फिर 0 और 0 का 0, फिर 0 और 1 का 1, और 1 1 का 0, तो ये जो है वो आपका जो है बाइनरी में हो जाता है। ये आपका अगर ग्रे कोड होता तो ग्रे को अगर बाइनरी में करते तो ये आता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन ट्रूथ टेबल इन एन वेरिएबल, कितनी जो है आपके पास रोज होंगी, तो एन वेरिएबल है तो 2 की पावर n हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म बतानी है। पीओएस में जो है आप क्या रखते हो, मैक्स टर्म रखते हो, और एसओपी की बात करें तो यहाँ पर मीन टर्म होती है, तो मैक्स टर्म और मीन टर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है।
19 बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस, बाइनरी इक्विवेलेंट करना है तो कैसे करोगे भाई, सेम है भाई, क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 0 0 1, तो 1101, तो 1101 कहीं नहीं है, तो आपका आंसर सीधा आप डायरेक्ट देखते ही निकाल सकते हो। पीछे वाले का क्या करोगे, पीछे वाले का क्या करोगे 6 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर -3, इस तरीके से आप एलसीएम लेके कर लेना, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्क हैविंग 100 सिलेंडर रिक्वेस्ट टू असेस द सिलेंडर अकर इन द फॉलोइंग, अज्यूमिंग द हेड करंटली इन 50, और यहाँ पे बोला है व्हाट इज द टाइम टेकन इन ऑल सेकेंड, ऑल रिक्वेस्ट इफ टेक 1 सेकेंड टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर। आपको जो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट निकालना है। ठीक है, तो भाई कर लो, इसको सीक्वेंस में रख लो इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 4, सॉरी सबसे छोटा है 2, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 10, फिर है सॉरी 6 रह गया भाई, 6 भी था 6। ठीक है, फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं, तो 2 4 5 हो गए। ठीक है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 34, और 34 के बाद 83। देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए सारे, सारे मैंने असेंडिंग में लिख दिए। फिर बोल रहा है सिलेंडर जो है आपका 50 पे है, कलर चेंज करते हैं भाई। ठीक है, सिलेंडर अभी आपका जो है 50 पे है, यहाँ पर है कहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि आपको शॉर्टेस्ट सेटिस्फाई ऑल रिक्वेस्ट टेक 1 सेकेंड टू मूव। ठीक है, तो भाई 50 से आप देखो ये कहाँ जाएगा, 34 और 50 का गैप कितना हो गया 16, और 50 और 83 का गैप कितना हो गया 33। तो किसके पास जाएगा, शॉर्टेस्ट सीक टाइम उसके पास जाएगा जो उसके बिल्कुल नियर बाई होता है। तो 50 से हम जाएंगे 16 के पास। ठीक है, तो इनका गैप हो गया 16। अब देखो 16 से कहाँ जाएगा, सॉरी 34 से कहाँ पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 20 पे जाएगा 14, फिर 19 पर। ठीक है, 1, फिर जो है 15, 4, देखिए 83 तो बहुत दूर हो जाएगा, 83 को लास्ट में करेंगे। ठीक है, फिर जो है 15 पर आ गए हैं, 15 से 10, 5, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2, और लास्ट में ये चला जाएगा 83। तो 2 से 83 81। ठीक है, अब ऐड कर दो सभी को, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18, 18 हो गए, 18 और 30, 18 और 30 48, 40 और 80 81, क्या हो जाएगा 9, और 8 और 4 12। तो हर एक सेकंड लगती है, तो कितनी हो जाएगी 129 सेकंड्स हो गई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था। 50 से सीधा आपको इस साइड चलना था और 81 पे जाना था। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस शॉर्टेस्ट है, तो आप ये देखो कि जो उसके आसपास का जो वैल्यू है वो उसको जो है वो टाइम उसको उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि उसका मोटिव है कि जो सबसे नज़दीक वाला एरिया है। जैसे सपोज मुझे अपने घर में आसपास के लोगों के पास कुछ भेजना है, तो भाई जो मेरे घर के पास है पहले उनको दूंगी, तो वही शॉर्टेस्ट का होता है कि जो उसके पास वाला है वो पहले उनको कवर करेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में जो है मेजर की जाती है। अब आपका यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, कई क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ, बच्चे होमवर्क का रिप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता वीडियो पूरी देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या सिस्टम है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुनो। यहाँ पर होमवर्क है, आपको ये बताना है कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कब आया था, कौन से देश का है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर एट प्रेजेंट कौन सा है, और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये 3 क्वेश्चन है, वर्ल्ड, इंडिया और
ठीक है, और कौन से ईयर में आया था वो भी बता देना। क्लियर है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इट गिव्स डैश एरर। जो रूल्स हैं वो कौन सी उसमें नहीं फॉलो की, रन टाइम, प्रिंटिंग, लॉजिकल, सिंटेक्स, जो सिंटेक्स एरर है उसको नहीं करते। ठीक है, प्रिंटिंग में, रन टाइम में, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। कौन सा नहीं होता? इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ये सब होते हैं। अबंडेंस, ये क्या है? ये कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, ठीक है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ाना तो भी वो अपने अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं सीएस में, अगर उसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इमीडिएट विंडो। ठीक है, तो इमीडिएट विंडो का आपका हो जाएगा, जो इमीडिएट विंडो है वो आपको देती है। इमीडिएट से समझ पा रहे होगे कि जो करंट वैल्यूज है वेरिएबल की वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो जो है वो आपकी डिस्प्ले करती है प्रॉपर्टी फॉर द करंट ऑब्जेक्ट। जो आपके करंट ऑब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करती है। ठीक है, फिर जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये बताता है लिस्ट ऑफ फॉर्म मॉड्यूल्स फॉर द करंट ऑब्जेक्ट, और डिजाइन विंडो बताते हैं डिजाइन द फॉर्म। डायरेक्ट था, इमीडिएट से आप समझ पा रहे होगे जो करंट वैल्यूज हैं उनको बताएगा। प्रॉपर्टीज विंडो से प्रॉपर्टीज बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब ये जो है पाइथन में ये वाला जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है, देखो मैंने आपको कहा कि कंपाइलर में हम पाइथन में हम कंपाइलर का यूज़ नहीं करते, इंटरप्रेटर जो है हम यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर से ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखो कंपाइलर वाला तो होगा नहीं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये नहीं है। ये आपका रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, देखो ये जो सिंबल है ये बताता है कि वो रेडी है इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए। जैसे हमारा देखो सी में प्रिंट ऑफ स्कैन, प्रिंट ऑफ स्कैन पे होते थे, और जो आपकी C++ है वहाँ पर आप सी आउट सी इन लेते थे इनपुट और आउटपुट के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये वाले सिंबल होते थे। अब ये वाला बताता है कि भाई वो रेडी है, वो अब इंस्ट्रक्शन को ले सकता है। अगर मुझे इनपुट देनी है, आउटपुट लेने, कुछ प्रिंट करवाना है तो आप ये वाला सिंबल यूज करते हो। तो इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इजी टू यूज है, बिल्कुल है। रीयूजेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है भाई, दोनों आंसर हो जाएंगे। हाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंट विच इज अदर इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। तो बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, रिंगिंग, सेंडिंग मैसेज, या बाय टेक्स्ट। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ इज द शॉर्टकट की फॉर स्टेप ओवर इन विजुअल बेसिक। मतलब शॉर्टकट की क्या होगी? स्टेप ओवर इन विजुअल बेसिक, तो F10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, रिलेशन होगा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आपने कई बार, बेसिक है भाई, आपने कई बार रिपीट की होगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है किसी क्लास का। तो भी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बीच में कौन सा जो है आपका गलत है? डिफिकल्ट टू, देखो मशीन के डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यूजर को मशीन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो डिफिकल्ट है। मशीन इंडिपेंडेंट है, इट इज मेड ऑफ 1 और 0 से बना हुआ है, तो ये तो आपके क्या है? ट्रू है। पूछा है फॉल्स, तो इट इजियर टू मॉडिफाई। क्या इसको मॉडिफाई करना इजी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, क्योंकि यूजर को तो समझ आता नहीं है मशीन लैंग्वेज। बट विच सिंबल इज यूज टू प्रिवेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो आपका इनपुट आउटपुट का जो सिंबल होता है ना, वो कौन सा होता है? उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये वाली जो शेप भाई, अगर आपने किए होंगे ना ए और बी की जब आप वैल्यू देते थे, अगर आपको याद है तो पहुंच जाओ अपने फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के टाइम पे, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम में जो है आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेक ऑल विजुअल बेसिक टूल बार। ठीक है, तो डिलीट करता है सिलेक्टेड आइटम को, पोज एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो क्या करवाता है? ठीक है, ट्रू बताना है, तो डिलीट तो नहीं करता सिलेक्टेड आइटम को, तो आपका आंसर हो जाएगा पोज करता है ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल कंट्रोल नेम इन विजुअल बेसिक। कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होता? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच डज द फॉर्म स्टार्ट पोजिशन प्रॉपर्टी
रिप्रेजेंट इन विजुअल बेसिक, ठीक है। तो स्टार्ट पोजीशन तो इनिशियली हो जाएगा आपका, जो इनिशियल पोजीशन है, तो इट डिटरमाइन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सा आपका फीचर नहीं है। इंटरप्रेटर तो होती है क्योंकि इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, पोर्टेबल है, हाई लेवल है, बिल्कुल है, लेकिन केस इनसेंसिटिव नहीं होती, केस सेंसिटिव होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आईडी की फुल फॉर्म बतानी थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रॉब्लम इज डिवाइडेड, किस में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मॉड्यूल्स, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट देखो, समझ आ रहा है ना भी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देन द न्यू क्लास इज नोन एज, क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जब आप व्हेन अ न्यू क्लास, जब आप नई क्लास को क्रिएट करते हो फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो न्यू क्लास जो है उसको क्या कहेंगे, न्यू क्लास, मेंबर क्लास, न्यू क्लास इज क्रिएटेड एग्जिस्टिंग क्लास से क्रिएट हो रही है, तो आप देखो बेस क्लास से नई क्लास निकल रही है, तो आप उसको ड्राइव्ड क्लास कहते हो या फिर चाइल्ड क्लास कहते हो, ठीक है, तो ये सब होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ड्राइव्ड। वैसे चाइल्ड भी कहते हैं, भी इसको चाइल्ड भी कहते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा जो है आपका एट्रीब्यूट नहीं है गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सपोर्ट करता है एब्स्ट्रैक्शन को, क्लैरिटी, सिंपलिसिटी, यूनिटी होती है, इजी ऑफ प्रोग्राम वेरिफिकेशन होता है, नॉन प्रोपोर्टेबिलिटी होती है, नॉन लगा दिया तो ये आपका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी देख लो ना, सभी एडवांटेज बता रहे हैं या अकेला ही डिसएडवांटेज बता रहे हैं, तो इसलिए देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग सही है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लॉजिकल यूनिट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होती हैं, होती कि नहीं होती, बिल्कुल सही है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल में आपके फंक्शंस होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहते हैं। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको बताना है बाइनरी ट्री में। इन ऑर्डर आपको दे दिया, पोस्ट ऑर्डर दे दिया, भाई निकाल दो प्री ऑर्डर, कैसे निकालोगे। पोस्ट में आपको जो रूट नोड है वो कहाँ पर मिलती है, लास्ट में, तो रूट नोड आपकी क्या हो गई, बी, बना दो, ठीक है। अब लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी के इस साइड वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट है, और बी के इस साइड वाला क्या है, राइट पार्ट है। अब देखो बी के लेफ्ट में अब रूट नोड क्या बनेगी, डी, एक सेकेंड भाई, रूट नोड डी बनेगी, तो डी यहाँ पर क्या कर रहा है, डी इस साइड आना चाहिए ना, बी के इस साइड क्या है, राइट में क्यों कर रहा है, लेफ्ट में आना चाहिए डी। हाँ जी, अब हम बना रहे हैं लेफ्ट वाले पार्ट को, तो देखो यहाँ तक जो है ये जो 5 वैल्यू हैं के एच जे डी जी, इनको छोड़ दो भाई यहाँ तक, ठीक है, ये छोड़ दी मैंने क्योंकि हम इसको फिर राइट में लेंगे ना। अब देखो इधर पीछे से देखो, पीछे से 4 में सबसे लास्ट में क्या है, सी, तो सी को यहाँ ले लो। अब यहाँ के देखो सी के जो लेफ्ट में है वो क्या है, ई और आई, लेफ्ट में क्या है, ई और आई, और इसके राइट में क्या है, एफ, तो इसके राइट का तो मुझे पता चल गया कि एफ आएगा। अब इसके जो लेफ्ट में ई और आई है अब उनमें रूट नोड क्या बनेगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा, तो क्या बनेगी रूट नोड, ई बनेगी, क्यों, क्योंकि ई जो है यहाँ पर है, तो ई यहाँ आ गया, ठीक है, और ई के राइट में क्या, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो डी, डी लास्ट में है तो रूट नोड लग गया। अब यहाँ पे देखो डी के लेफ्ट में क्या है, जी, तो लेफ्ट में जी लगा दो, राइट में क्या है, जे 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 एच के, तो अब देखो एच, एच आ गया, एच को रूट नोड बना दो, एच के लेफ्ट में जे है और राइट में के, बस हो गया, बन गया। अब इसका जो है प्री ऑर्डर बना दो भाई, प्री ऑर्डर क्या कहता है, पहले रूट आएगी बी, फिर सी, फिर आपका लेफ्ट वाला पार्ट ई, फिर आई, फिर एफ, फिर डी, फिर जी, फिर आपका एच, फिर जे और फिर के, याद बी सी ई आई एफ डी जी एच की, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इन ऑर्डर में आपको रूट चेक करनी है, कौन सी रूट बनेगी, कौन सा लेफ्ट पार्ट बनेगा, सॉरी इन ऑर्डर में हम ये चेक करेंगे लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, राइट सब ट्री कौन सा है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से हम ये चेक करेंगे कि भाई कौन सी रूट नोड बनेगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इन इवेंट प्रोग्रामिंग, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मेक सीक्वेंस इन वाइल इवेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे सबसे जो कम है वो किसकी होती है, आपको पता है सबसे कम क्या है? यहाँ पर 2n है, on है, log n है, तो log n कम होगा, ठीक है, तो सबसे पहले log n आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर देखो n आ जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे, फिर n log n आ जाएगा थर्ड पे, ठीक है। फिर जो है आपका, फिर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जो है आपकी 2 की पावर वाली आएगी लास्ट के अंदर, तो ये आपका फिफ्थ पे। तो अर्निंग पूछा तो ये पीछे से शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, consider n into n diagonal sparse matrix. Suppose we want to store sparse in one dimension array. What is the index of I और j? A is one dimension array. तो क्या होगा भाई इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर 70, 50, 80, 30, 60, 100, 90, 40, 20 आर इंसर्टेड इन द गिवन ऑर्डर इन बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टेंट बाइनरी ट्री? जैसा दिया है वैसे ही करना है, तो 70 जो है रूट नोड बना दो, फिर जो है 50 लेफ्ट में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट वाला जो है वो छोटा होता है, ठीक है, और राइट वाला क्या होगा? बड़ा होगा, सॉरी, लेफ्ट वाला छोटा होगा और राइट वाला क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो 50 इसके, तो 10 जो है वो क्या होता है 50 से छोटा, तो कहाँ आएगा? इसके लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। अब देखो 80 जो है वो 70 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आया 30 जो है वो 70 से छोटा इधर आएगा, 50 से भी छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, और 10 से बड़ा है तो इसके राइट में चला जाएगा। फिर आया 60 आया तो भाई इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आया 100 आया तो इसके राइट में चला जाएगा। फिर आया 90 तो भाई इसके लेफ्ट में चला जाएगा। फिर आया 40 आया तो भाई यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसके भी राइट में जाएगा, ठीक है। फिर आया 20 आया यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ और इसके लेफ्ट में, ठीक है, बस बन गया। अब इन ऑर्डर बना दो। इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट, रूट, राइट। तो पहले लेफ्ट की साइड आए, लेफ्ट पे आए, इसका लेफ्ट ये है ना, तो अब इसका लेफ्ट तो कुछ है नहीं, इसका लेफ्ट तो नहीं है, लेफ्ट के बाद क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। रूट के बाद इधर आएगा, इधर के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40, फिर लेगा 50, फिर लेगा 60, ठीक है, फिर लेगा 70, फिर 80, फिर 90 और 100। बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो इन ऑर्डर है वो बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन कर देता है आपका। तो आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इन पाइथन? आपको आउटपुट बतानी है। इसने इनपुट लिया 125, वाई हमारा 13 है, 125 को जो है डिवाइड किया वाई से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? हाँ जी, डिवाइड कर दो भाई, इसको डिवाइड करेंगे। देखो 125 आया, एक्स में आपका क्या आ गया 125, वाई में क्या है 13। अब ये है आपका डिवाइड का सिंबल, मतलब इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक्स को डिवाइड करो वाई से, तो एक्स है आपका क्या 125, डिवाइड कर रहे हैं 13 से। तो देखो 13 9 जा जो है 117 होता है जाएगा, तो 9 किस पे जा रहा है? 9 पे। अगर देखो यहाँ पर ये वाला साइन ना हो कि मॉडुलस वाला साइन अंडर बचता, वो हमारा आंसर होता, लेकिन ये वाला साइन है तो जो हमारा ऊपर गया है वो हमारा आंसर होगा। तो 9 है तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवीएल ट्री? एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या होता है? हाइट लेफ्ट माइनस राइट लेस देन इक्वल टू 1, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, फ्रंट इज इक्वल टू 1, रियर इक्वल टू एन। फ्रंट जो है वो 1 है, रियर क्या है आपका n है, तो फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो पूछा है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू होगी कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो के केस में, कौन सी ट्रू होगी? तो भाई दोनों ही ट्रू हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। इसके बाद देखो स्ट्रिंग आपको बतानी है। स्ट्रिंग 1 में आपको ऑल द बेस्ट दे दिया, स्ट्रिंग 1 -3 दे दिया,
तो इसमें क्या करना है, -3 में जो पीछे से जो है पीछे से स्टार्ट करें, क्योंकि -3 है, वो आगे से होता तो +3 होता तो आगे से करते हैं, -3 है, पीछे से देखो TS 3 नंबर पे क्या आ रहा है 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है E, तो E को प्रिंट कर देगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे भाई, ज़्यादा कुछ था नहीं इनमें वैसे। विच स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन लैंग्वेज, कौन सी जो है इसमें से ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट बोला है। एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ एवरी वेरिएबल कैन बी चेंज वंस अ वेरिएबल बिन क्रिएटेड एंड असाइन वैल्यू, बोल रहा है वैल्यू जो वेरिएबल है एवरी वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक बार, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट ट्रू पूछा तो आपका आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इन सिक्वेंशियल सर्च टू फाइंड n, नंबर ऑफ आपको कंपैरिजन निकालने इन सिक्वेंशियल सर्च में, तो n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, द गिवन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज बिलोंग टू, पाइथन लैंग्वेज का पूरा ट्यूटोरियल जो है आपको कल मिल जाएगा, कल मैराथन क्लास आएगी पाइथन पे, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट जो है पाइथन के ऊपर कल जो है खत्म होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनपुट, फिर जो है आपका सब्जेक्ट, कंपाइलर, मार्क्स 50 और ग्रेड और सी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, सेट है, नंबर है, तो ये आपकी डिक्शनरी है। क्या है आपकी डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सेट क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये कल हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री टी हैव एन लीफ नोड, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड विद डिग्री ऑफ 2 इन ट्री टी। ठीक है, बोल रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में आपके पास टी हैव एन लीफ नोड है, तो उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड विद डिग्री, कितनी जो है उसके पास नोड की डिग्री होंगी, तो n-1 हो सकती है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 6 डिफरेंट नोड, 6 डिफरेंट नोड से कितनी बाइनरी ट्री हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो लगा दो भाई फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैटलोन नंबर का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो 2 की पावर n है ना, यही था, 2 की पावर n आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी फॉर्मूला देखो, एक सेकेंड, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो 2n, n क्या है आपका 6, नीचे क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल अपॉन में, इसको खोल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल है ना, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 से 7। अब देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से 2, 3 तिया 24 और 24 दूनी 48 और 48, 8 4 8 और 4 12 और 1, नहीं वही तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ की है भाई, 12 11 9 8 7 6 5 4 रह गया भाई, 4 रह गया यहाँ पे, 5 के बाद हमने 4 नहीं लगाया। ठीक है, तो 4 नहीं लगाया, तो 4 दूनी 8 है ना, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 11 की मल्टीप्लाई करो तो 2 3, तो ये कैटलोन नंबर वाला ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको एरे बताना है, कंसीडर एन एरे A2 8 -4 1 6 10, बेस एड्रेस ऑफ एरे A इज 400 एंड साइज ऑफ एलिमेंट इज 2 वर्ड पर मेमोरी सेल, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस। रो मेजर निकालना है आपको, देखो रो मेजर कॉलम मेजर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो अपना याद कर लो, तो यहाँ पर आपका जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट देखो, 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया और क्वेश्चन अभी 100 भी नहीं हुए हमारे। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्ट नेक्स्ट इन्फो गिवन लिस्ट। ठीक है, आपको बताना है, स्टार्ट में आपका 125, फिर 140, फिर 128। ठीक है, और लास्ट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो 130 है, यहाँ पे लिस्ट आपकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, क्रॉस लगा।
वैल्यू बतानी है आपको स्टार्ट के नेक्स्ट में, तो स्टार्ट का नेक्स्ट और नेक्स्ट के नेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है 128, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है। कंसीडर अ सॉर्टेड एरे ऑफ 10,000 एलिमेंट। ठीक है, आपको जो है एक सॉर्टेड एरे बताना है जिसमें आपके कितने एलिमेंट है, 10,000 एलिमेंट है। सॉरी 10,000 नहीं है, 3 2 5 6, काफी सारे हैं भाई। ठीक है, इतने सारे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द लोकेशन एंड फाइंड यूजिंग बाइनरी सर्च। कितने जो हैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने की जरूरत है, तो कर लो भाई। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तक होते हैं आपके 1024, है ना। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 की पावर 20। ठीक है, तो 2 की पावर 20 में इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके 1024 और 1024 की मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो 4 और 4 मतलब इसके आसपास, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन हम ये वाला नहीं ले सकते। अगर हम 1024 और 512 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1024 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5, तो 0, 4 और 4 8, 2 2 और 2 4, 2 और 5, तो ये तो नहीं ले सकते, 2 4 और 2 6। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 3 और 2 5 और 2 8, 7 है ना, 7 है। ये कितने हैं 6, तो 2 की पावर 19 तक हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इससे कम है, तो हमें 2 की पावर 20 तक लेना पड़ेगा। जब आप 1024 और 1024 की मल्टीप्लाई करोगे वो इसके कंपैरिजन से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लेकिन हम बड़ा ले सकते हैं, लेकिन छोटा उससे छोटा नहीं ले सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर मतलब 20, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 20, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यूजिंग डिवीजन मेथड बताना है आपको पोजीशन 177 और 197 की वैल्यू यूज स्टोर्ड इन हैश टेबल व्हेन द साइज ऑफ हैश टेबल इज 57। साइज क्या है 57। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगेन आपको बताना है नम रेंज जो है वो 3 है और नम जो है वो ग्रेटर देन 3 है, नम इंटू 100 है। ठीक है, तो भाई ये देख लेना यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, मैं सोच रही थी सारे ही करवा दूँ, लेकिन बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इवेंट में आपका क्या आ जाएगा, यूजर इंटरसेक्शन। ठीक है, इवेंट लिसनर में आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्म सेड इवेंट। ठीक है, और इवेंट हैंडलर में आपका क्या हो जाएगा, इवेंट मॉनिटर बाय कोड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा भाई। ठीक है, इसी के साथ आपके 80 या 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के 80 और 100 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई एक क्लास में डिस्कस करना, है ना। तो आई होप आपको समझ गए होंगे। और इससे आपको क्या एनालिसिस मिला है, अभी आपको टीजीटी के लिए क्या करना है, ट्री वाला बहुत अच्छे से कर लेना भाई। जो ट्री की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नोड क्या होती है, ये क्या होता है, प्रेसिडेंसर क्या होते हैं, एंसेस्टर क्या होते हैं, ठीक है, डिग्री क्या होती है, ये हाइट क्या होती है, ये सारे फॉर्मूले अपने एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से आने के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डिजिटल में से बेसिक क्वेश्चन, पाइथन आपकी कल हो जाएगी, उसमें से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छे से करवा दूंगी कि वहाँ से नहीं आएगा आपको कुछ और एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी ऐसा तो कुछ और था नहीं, बहुत ही ईजी था सब, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो भाई, है ना, लाइक तो बनता है। कमेंट कर सकते हो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ यूज़फुल लगा हो। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।